वेलकम टू एनकेएस लर्निंग कैंपस प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मैं शेक्सपियर की सीरीज लाया हूं और आपको मैंने पहले पार्ट में बायोग्राफी पढ़ाया और ऐसे तमाम मैंने धीरे धीरे वीडियो आपको देने वाला हूं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि मैं फैक्ट पढ़ाने वाला हूं और आज तक कोई भी टीचर आपको फैक्ट नहीं पढ़ाया है। जैसा कि आपको पता है ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो हमने तो ये सब बातें आपको शायद बताया नहीं होगा, अगर बताए भी हो तो भी नहीं रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए शेक्सपियर जो हैं आपको पता है कि इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को माना जाता है और इनकी मौत 23 अप्रैल 1616, ये सब मैं बता चुका था। ये जो है इंग्लैंड के एक क्या है, इंग्लिश प्लेराइट हैं, पोएट हैं, एक्टर हैं। देखिए अगर शेक्सपियर की बात किया जाए तो सबसे पहले बंदा एक्टर बना था। एक्टर के बाद ड्रामेटिस्ट के साथ रहा करता था, ड्रामेटिस्ट के साथ पहले एक्टिंग किया, धीरे धीरे इसने प्ले लिखना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे ये बहुत बड़ा प्लेराइट बन गया। इससे धीरे धीरे इसके अंदर गुण आया। कहने का मतलब यही है कि जैसा संगत पकड़ेंगे वैसा ही बनेंगे। जब तक वो स्टैटफोर्ड में था तो एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन जब वो लंदन की तरफ आया और उसके बाद इंग्लैंड की तरफ आया या शहर की तरफ जब उसने कदम रखे तभी वो एक अच्छा इंसान बना। आपको ये बात पता ही होगी। तो आप ये भी जान लीजिए ये सबसे पहले एक्टर था, उसके बाद प्लेराइट था, उसके बाद क्या था, पोएट था। इसने लगभग 39 प्ले लिखा है। आज तक आपको सब ने बताया होगा 37 प्ले लिखे हैं शेक्सपियर, नहीं भाई 39 प्ले लिखे हैं। 37 जो थे आपको पता है 37 किसको कहते हैं? 37 इसने अपने हाथों से लिखे थे और दो जो था इनका कोलैबोरेशन था। कोलैबोरेशन मतलब किसी के साथ मिलकर लिखे थे, याद रखिएगा इस बात को। और इन्होंने 154 सोनेट लिखा है, आपको पता है। इन्होंने 37 प्ले लिखे हैं खुद से। अगर आपसे पूछा जाए कितने प्ले लिखे इन्होंने खुद से, कितने प्ले लिखे हैं? 37 प्ले। और को राइटिंग टू विथ अदर्स प्ले राइट, और दो प्ले जो हैं दूसरे प्ले राइट के साथ लिखे हैं। ये को राइटिंग मतलब दूसरे के साथ दूसरों का सहयोग लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन बनता रहता है कि शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले कौन सा है। तो शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले कौन सा है? हैमलेट है। हैमलेट, जिसे आपको पता है टीएस इलियट एक मॉडर्न समय की क्रिटिक है। इन्होंने कहा था कि हैमलेट एक फेलियर है, एक मतलब उन्होंने एक उत्पत्ति खड़ा की गई थी कि इस प्ले में कुछ ऐसे सीन हैं जो बेकार हैं, अभद्र हैं, जिनका कोई आवश्यकता नहीं था उस प्ले में, समझ रहे हो। तो उन्होंने कोरिलेटिव ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ टर्म कॉइन किया था हैमलेट के ऊपर। क्वेश्चन बनता है आपसे, समझ गए? तो वो जो ऐसे लिखे थे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम नाम पे लिखा गया था। तो ये बात है। शेक्सपियर सबसे लंबा प्ले है शेक्सपियर का जो 4000 लाइन में लिखा गया है। कितने लाइन में? 4000 लाइन में लिखा गया है। और वो कितने शब्दों में है? 3000 शब्द हैं। याद रखिएगा 4000 लाइन है और 30,000 शब्द है। 3000 नहीं, सॉरी भाई, 30,000 शब्द हैं, याद रखिएगा। अभी सब यानी इससे कम हो जाएगा, 3 बोलेंगे आप। तो 4000 लाइनें हैं, 30,000 शब्दों में लिखा गया है हैमलेट, और सबसे बड़ा प्ले शेक्सपियर का है। और कॉमेडी या फिर मैंने बताया था आपको कि सबसे छोटा प्ले है, ये 1770 लाइन में लिखा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। और फिर मैंने बताया कि ये सब मैं बता ही दिया हूं आपको। आगे देखिए किंग लियर जो मैंने एक फैक्ट और आपको बायोग्राफी में पढ़ाया था कि किंग लियर को जब जॉर्ज थर्ड राज्य किया करते थे, उन्होंने इस प्ले को बैन कर दिया था। उनका यह मानना था कि इस प्ले में राजाओं की मजाक उड़ाया गया है या उनके ऊपर फालतू के कमेंट, मतलब उनके ऊपर एक गलत आचरण लगाया जा रहा है कि राजा ऐसे होते हैं। कुल मिला के समझने का प्रयास करें। किंग लियर जो है इस प्ले को बैनिश कर दिया गया था राजा जॉर्ज थर्ड के दौरान। बस उनका ये मानना था कि इस प्ले में राजाओं के प्रति एक गलत अभद्र दिखाया गया है। गलत मतलब विचारधारा दी जा रही है, राजाओं को बड़ा बुरा दिखाया गया है, ऐसे राजाएं होते नहीं। उन्होंने इसलिए इसको बैन कर दिया था, उनका एक मानना था। तो यहाँ पढ़ भी लेंगे तो भी सही है। किंग लियर
वाज बैनिस्ड, किंग लियर को बैनिश कर दिया गया था इंग्लिश स्टेज से, क्योंकि फॉर मेकिंग फन ऑफ मोनार्की, क्योंकि राजशाही का इसमें मजाक बनाया जाता है, ये लिखा है। और ये किसने बैनिश किया था? किंग जॉर्ज थर्ड, याद रखिएगा। आखिरी प्ले अगर माना जाता है शेक्सपियर का, आपसे पूछा जाए, देखियो अगर खुद से लिखे हैं आखिरी प्ले तो टेम्पस्ट माना जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि मरते समय जब वो आखिरी प्ले लिखे थे, जो सब वास्तव में वो आखिरी माना जाता है, चाहे कोलैबोरेशन हो चाहे जैसे, तो वो कौन सा प्ले है? टू नोबल किंग्समैन, ये आखिरी प्ले माना जाता है, याद रखिएगा। ये कैसा प्ले है? कोलैबोरेशन है, किसी के साथ मिलकर लिखे थे। मैंने बताया था, फ्लेचर ब्रदर आपको कुछ बताया था इसे कुछ। तो टीमन ऑफ एथेंस जो है ये किसके साथ कोलैबोरेशन है? थॉमस मिडल्टन के साथ लिखे हैं इसको। और पेरिक्लस जो है, या पेरिक्लस जो है, ये जॉर्ज विल्किन के साथ कोलैबोरेट होकर लिखे हैं। और टू नोबल किंग्समैन जो है ये फ्लेचर के साथ मिलकर लिखे हैं शेक्सपियर, याद रखें। अब यहां से क्वेश्चन आपके टीजीटी में आया हुआ है, 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शेक्सपियर की कितनी सोनेट जो हैं किस पे, कि भैया ये बताइए यंग मैन को डेडिकेट करती है। तो याद रखेंगे शेक्सपियर की 126 सोनेट जो है वो किसको डेडिकेट करती है? यंग मैन को। यंग मैन मतलब विलियम हर्बर्ट नाम था। इस यंग मैन मतलब कई उनके दोस्त थे उनको डेडिकेट। यंग मैन का मतलब समझिए, इसमें जॉनसन भी थे, कई सारे मित्र थे, याद रखना। और विलियम हर्बर्ट भी उनका मित्र था। ऐसे कई सारे मित्रों को उन्होंने डेडिकेट करके ये पोएम लिखा है, ये सोनेट लिखा है, याद रखेंगे। और ये कितने हैं? 126, याद रखेंगे। 126 सोनेट है जो यंग मैन को डेडिकेट करती हैं। अब बची जो 28 सोनेट हैं वो किसको मतलब डेडिकेट करती हैं? डार्क लेडी। डार्क लेडी के बारे में बहुत कुछ नामे हैं, लेकिन इतना पूछता है, ज्यादा कुछ ध्यान न दे। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको हूबहू पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए शेक्सपियर की कितनी सोनेट यंग यूथ पर डेडिकेट है। तो आपको 126 सोनेट बताना है। डार्क लेडी पे कितने डेडिकेट है? 28। तो भैया 126 और 28 जोड़ दो, जो बचे वो अपवाद में आते हैं। अब कुछ बातें ये मैंने सब बता दिया था, ये मैंने सब बता दिया जो लिखा है इसमें, ये फैक्ट मैंने लिखवाया है कि शेक्सपियर आज जो जाने जाते हैं उन्होंने कभी अपना कोई प्ले पब्लिश नहीं कराया था। वो उनके दो मित्र थे जो उनके साथ काम करते थे। वो कौन कौन थे? जॉन हेमिंग्स, हेनरी कंडल, ये दो एक्टर्स थे जो शेक्सपियर के मर जाने के बाद 7 या 8 साल बाद उनके वर्क को पब्लिश कराए थे। अरे भाई जोड़ लो, 16 में मौत हुई, 23 में पब्लिश हुआ, कई साल का अंतर हुआ, तो जोड़ लो 7 या 8 साल हुआ ना, तो वही अंदाजा लगा है। तो अगर ये रिकॉर्ड में भी माना जाता है कि देखिए ये रिकॉर्ड किया गया है, इधर देखिए, ध्यान देंगे आप, मैं बताने वाला हूं। ये रिकॉर्डेड है, ये बात रिकॉर्ड की गई है कि शेक्सपियर की मौत होने के बाद ही उनका प्ले पब्लिश कराया गया है। उनके जीते जी कोई भी वर्क पब्लिश नहीं हुआ है। आप याद रखेंगे शेक्सपियर जब तक जीवित थे उनके प्ले केवल लोगों को मनोरंजन देने के लिए थे। वो केवल थिएटर में क्या करते थे? एक्टिंग करवाते थे, लोग देखें और पैसा दें, मतलब देख तमाशा और दे पैसा, यही उनका काम था, उनके प्ले का परफॉर्म मतलब था। लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उनके दो दोस्त ही प्ले को पब्लिश कराते हैं, याद रखेंगे। पोस्टमसली मतलब मरने के बाद ही 36 प्ले को पब्लिश कराया गया था। किसके अंतर्गत? फर्स्ट फोलियो के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आया था? फर्स्ट फोलियो के अंतर्गत आया था। और वो फर्स्ट फोलियो आपका 1623 में आया था। देखिए सेकंड फोलियो कब आया था? 1632 में आया था, याद रखेंगे। इसमें पेरिक्लस 2 नोबल किंग्समैन आए थे, इसमें ही पब्लिश हुए थे। वैसे 4th एडिशन आए थे, लेकिन 2 एडिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। और कुछ बातें और भी बातें जानेंगे। देखिए शेक्सपियर ने नरेटिव पोएम्स लिखी है। नरेटिव का मतलब लंबी चौड़ी वाली कविता भाई साहब,
जब प्लेग फैल गया था इंग्लैंड में, तब क्या करते थे, सब लोग घर में घुसे हुए थे ना, तब सब वो शेक्सपियर भी घर में ही पैक हुए थे। तो उन्होंने कहा खाली है, सब कुछ बंद है, तो उन्होंने नरेटिव पोएम लिखी थी। नरेटिव पोएम कौन कौन से? 3 पोएम आती हैं। कौन कौन सी पोएम आती हैं? 3 पोएम आती हैं। पहला आप याद रखेंगे, पहला है आपका वीनस और एडोनिस, दूसरा है रेप ऑफ लुक्रिस, और एक है लवर्स कंप्लेन। ये सभी पोएम किसको डेडिकेट की गई है? विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट की गई है। उनका नाम है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इन्हीं को डेडिकेट करके ये सारी पोएमें लिखी गई हैं। याद रखेंगे दोस्तों इस बात को, समझ गए? नरेटिव पोएम्स जो हैं विलियम शेक्सपियर ने किस, ये दोनों कविता कौन कौन सी भाई? वीनस एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रिस, ये किसको डेडिकेट की गई है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इनको ही डेडिकेट की गई है, इन वर्कों को। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब मैं बता चुका हूं, बार बार क्या बताऊं आपको दोस्तों। शेक्सपियर ये सब मैंने बता ही दिया है। देखिए ग्लोब थिएटर जो है 1644 में बंद हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए ग्लोब थिएटर कब बंद हुआ था, तो 1644 में ग्लोब थिएटर बंद हुआ था, याद रखेंगे, समझ गए? आगे कॉमेडी ऑफ एरर्स मैं ये सब बता दिया हूं, ये सब के सब दोस्तों मैंने बता दिया है। अगर आप चाहें इसको लिख लेंगे। अब ये सब मैंने बता ही दिया है, कुछ बचा नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर एक क्वेश्चन फैक्ट में ये भी बनता है, शेक्सपियर का सबसे पहला प्ले जो पब्लिश हुआ था, उस प्ले का नाम था हेनरी सिक्स्थ। याद रखिएगा, इस बात को पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना। ये सब मैं बता दिया हूँ। टीमन ऑफ एथेंस जो है थॉमस मिडल्टन के साथ कोलैबोरेट हुए हैं। पेरिक्लस जो है जॉर्ज विल्किन के साथ कोलैबोरेट हुए हैं, और टू नॉवेल किंग्समैन जॉन फ्लेचर के साथ डेडिकेट किया। ये चीज पूछा जाता है। आप देखें, मैंने फैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाया है, ये आपसे पेपर में 100% क्वेश्चन बनेगा। 1 से लेकर 126 तक वो मिस्टर विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट गई है सोनेट। 1 से लेकर 126 तक जो सोनेट लिखे हैं शेक्सपियर ने, वो किसको डेडिकेट किए हैं? विलियम हर्बर्ट को, जिसे आप यंग यूथ जानते हैं। वही बात है भाई, समझ गए? 1 से लेकर 126 तक किसको डेडिकेट की गई है? विलियम हर्बर्ट को। 127 से लेकर 152 तक ये जो डेडिकेट की गई है वो डार्क लेडी को। डार्क लेडी का एक नाम था बाबू, मैरी फिटून। ये कौन थी बताइए? अगर आप विकिपीडिया चलाते होंगे तो उसमें सर्च करिएगा। ये जो थी एलिजाबेथन की क्या थी? मेड थी। मतलब कहीं ना कहीं उनको सजाने के लिए आती थी। जब वो रानी सजने की तैयार, मतलब कहीं जाना हो तो उनको सजाने के लिए आती। सेविका ही मान लो बाबू, इससे ज्यादा क्या मानोगे? 153 से लेके 154 तक, मतलब एक ही, समझो। 153 से लेके 154 तक ये जो है लिटिल लव गॉड को डेडिकेट की गई है। आपसे पूछा जाएगा 153 से लेके 154 के बीच में जो एक सोनेट आती है वो किसको डेडिकेट है? वो लिटिल लव गॉड को। उसका नाम क्या था? कुपिड। याद रखिएगा, इसको डेडिकेट की गई है ये पोयम, ये सोनेट, याद रखें। अब शेक्सपियर के सबसे लंबा प्ले तो मैं बता ही चुका हूं कि भैया हैमलेट है, 4000 लाइन में 30,000 शब्दों में लिखा गया है। अब कुछ बातें ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये पूछा जाएगा कि शेक्सपियर टोटल कॉमेडी कितना लिखा है, तो लो आज गिन लो भैया कि आल्स वेल दैट इंड्स वेल ये कॉमेडी में आता है, एज यू लाइक इट कॉमेडी में आता है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स कॉमेडी में आता है, लव लेवल लॉस्ट कॉमेडी में आता है, ये आप देख लीजिए, मेजर फॉर मेजर कॉमेडी में आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी में आता है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर कॉमेडी में आता है, विंड समर नाइट ड्रीम, मच एडो अबाउट नथिंग, ये सब कॉमेडी में आते हैं। टाइमिंग ऑफ द स्यू, टेम्पस्ट, ट्वेल्थ नाइट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, विंटर्स टेल, ये सब क्या है? कॉमेडी है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए शेक्सपियर में कौन सा प्ले कॉमेडी नहीं है, तो ये सारे प्ले का नाम तो याद ही रख लो, समझ गए? क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है। अगर नाम याद रहेंगे दोस्तों तो ये तो क्लियर रहेगा कि ये भाई ये कॉमेडी है, इसको नाम याद रखना है। देखो माना कि टीजीटी में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्ले पूछेगा, जैसे आपका 12th नाइट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इंपॉर्टेंट प्ले है कॉमेडी, लेकिन नाम सब आने चाहिए, नाम सब आने चाहिए, नाम आपको सब आने चाहिए, याद रखेंगे।
अब ट्रेजिडी की बात किया जाए तो ट्रेजिडी भी शेक्सपियर ने कम नहीं लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिखे। तो ट्रेजिडी में एंटोनियो और क्लियोपेट्रा ये रोमन प्ले है, ये आप याद रखिए। रोमांटिक ट्रेजिडी में कंसीडर होती है, याद रखेंगे ये रोमन्स प्ले है। बड़ा दो लव स्टोरी दिखाई गई है, मार्क एंटोनी और किसके साथ, क्लियोपेट्रा के साथ जो लव स्टोरी था वो चीज दिखाया गया। ट्रेजिडी में आपको पता है एंटोनियो और क्लियोपेट्रा, कोरिलिनस ये भी ट्रेजिडी में ही आती है, याद रखें। सिम्बलिन ये ट्रेजिडी में आती है, हैमलेट ट्रेजिडी में आता है, जूलियस सीजर ट्रेजिडी में आता है, रोमन प्ले भले। किंग लियर, मैकबेथ, अथेलो, रोमियो एंड जूलियट, टीमर ऑफ एथेंस, टाइटस एंड लुकस, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, ये सब के सब क्या है, ट्रेजिडी हैं, याद रखेंगे। हिस्ट्री प्ले की बात किया जाए तो आपका हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, ये आपके क्या है, हिस्ट्री प्ले में आते हैं। यानी हिस्ट्री प्ले का मतलब कोई प्ले इतिहास से उठा करके उसके कैरेक्टर, उसके स्रोत लेकर लिखा जाए प्ले, वो हिस्ट्री प्ले में आते हैं, याद रखेंगे। हिस्ट्री प्ले जो है आपका, आपको बता दिया, हेनरी फिफ्थ पार्ट 1, हेनरी फिफ्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हाँ हेनरी सिक्स है, हेनरी सिक्स पार्ट 1, हेनरी सिक्स पार्ट 2, हेनरी सिक्स पार्ट 3, ये सब किसके प्ले हैं आपके, ये सब हिस्ट्री प्ले में आते हैं। हेनरी 8th, किंग जॉन, रिचर्ड 2, रिचर्ड 3, ये सब क्या है, हिस्ट्री प्ले में आते हैं। नाम याद रखना है बाबू, नाम याद रखना है, सीधा क्वेश्चन बनेगा। सॉरी आपसे ये भी पूछ लेगा कि किंग जॉन कौन सा प्ले है, तो आपको बताना पड़ेगा हिस्ट्री प्ले है, समझ गए, ऐसा पूछेगा। अब फर्स्ट फोलियो में ऐसे कौन से प्ले थे जो पब्लिश नहीं हुए थे, वो प्ले थे पेरिक्लस, टू नोबल किंग्समैन, याद रखिएगा। यही दो प्ले फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुए थे, याद रखेंगे आप इस बात को। अब आगे रेप ऑफ लुक्रिस की बात किया जाए, ये शेक्सपियर की सबसे लंबी चौड़ी कविता है, जिसे कहते हैं लॉन्ग नरेटिव पोएम। जब प्लेग फैला हुआ था ना, तब शेक्सपियर ने इन कविताओं को लिखा था, याद रखेंगे। तो अब याद रखिएगा रेप ऑफ लुक्रिस कैसी कविता है, मैं बता दूं भाई, ये शेक्सपियर की क्या है, लॉन्ग नरेटिव पोयम है, मतलब एक प्रकार की लंबी चौड़ी कविता मान लो बाबू, समझ गए, लॉन्ग नरेटिव पोयम है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए अब कुछ बातें इनके बारे में मैं बता देता हूं, रेप ऑफ लुक्रिस के बारे में। तो रेप से नाम कुछ कंसीडर हो गया होगा कि रेप ही हुआ होगा, ये तो आप समझ सकते हैं, रेप का मतलब समझ सकते हैं, वही मतलब है। हाँ हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं है, हाँ हाँ, ये बात समझिएगा, इस बात को समझिएगा, ध्यान दे। तो रेप ऑफ लुक्रिस, देखिए भाई हंसाइए ना, क्योंकि शेक्सपियर ने लिखा है तो कुछ सही होगा। रेप ऑफ लुक्रिस जो है एक नरेटिव पोएम है, एक कैसी पोएम है, एक नरेटिव पोएम है, कथनात्मक कविता है। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। ये लेजेंडरी नोबल, रोमन नोबलमैन लुक्रिसिया के बारे में लिखा गया है। इस पोएम में किसका वर्णन है भाई, लुक्रिसिया का वर्णन है, याद रखेंगे। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, लेजेंडरी रोमन नोबल वोमैन, याद रखिएगा, नोबल मतलब रोमन की सीधी सादी औरत जो है, लुक्रिसिया के संबंध में या लुक्रिसिया के बारे में लिखा गया है। आप इस कविता में क्या देखते हैं, वीनस और एडोनिस भी इसी के अंतर्गत आती है, वीनस और एडोनिस भी नरेटिव पोएम में आती है, याद रखेंगे आप। ये तो आपका नरेटिव पोएम है, ये है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि वीनस और एडोनिस क्या है, ये भी आपकी नरेटिव पोएम है। डेट जरूर याद रखिएगा भैया, वीनस और एडोनिस कब आई थी, 1593 में आई थी। डेट सबको याद रखना है, डेट सबका दिमाग गायब हो जाता है, भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा। वीनस और एडोनिस जो है 1593 आई थी, और रेप ऑफ लुक्रिस किस में आई थी, 1594 आई थी। इस समय आपको याद होगा ना, इस समय क्या हुआ, प्लेग फैला हुआ था, याद है ना, वही समय का है ये। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ बातें देखते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए शेक्सपियर ने कहीं ना कहीं इसमें क्या किया है, अब ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की गई है। आपसे पूछा जाए रेप ऑफ लुक्रिस किसको डेडिकेट की गई कविता, तो आप क्या बताएंगे, ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, विलियम हर्बर्ट नाम बोलते हैं, उनको ही डेडिकेट की गई है। आप इसमें क्या देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं यही देखा जाता है, रेप ऑफ लुक्रिस में एक सीरियस टोन दिखाया जाता है, एक सीरियस मैटर की एक सीधी सादी लुक्रिसिया औरत थी जो कि अपने जीवन को अच्छा काट रही थी,
लेकिन उसका रेप हो जाता है। यही दिखाया गया इस कविता में, आपको याद रखिएगा। इसमें और क्या बताना है, कुछ बताने के लायक नहीं है। ये जो कोई अब यहां से ये जो पोएम शुरू होती है एक प्रोज डिटेक्शन के साथ, याद रखिएगा। ये जो रेप ऑफ लुक्रिस जो शुरू होती है कविता, किसके साथ शुरू होती है? प्रोज डेडिकेशन के साथ शुरू होती है। ये डायरेक्ट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट करती है। याद रखेंगे, किसको डेडिकेट करती है? डायरेक्ट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो लव डेडिकेट योर लॉर्डशिप विदाउट इन इट रिफर्स टू पोएम्स एज pamphlet which describe the form of its original publication of 1594। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, समझने का प्रयास करिए। क्या बोल रहा है? ये बात बोल रहा है कि भाई 1594 में इसको ओरिजिनल पब्लिश किया ही गया था इस कविता को, इस बात याद रखिएगा। और ये एक पैम्पलेट में कविता को ये एक पैम्पलेट रूप में कविता को इंगित करता है। देखो पहले जो होता था, लोग पैम्पलेट में ही कविताओं को लिखते थे, तो आपका रेप ऑफ लुक्रिस कैसे लिखा गया है? पैम्पलेट में लिखा गया है, याद रखेंगे। अरे रॉबर्ट ग्रीन का नाम सुनो ना बाबू, वो पैम्पलेट लिखते थे ना, वैसे इन्होंने भी लिखा था। तो एक याद रखिए, लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं आज तक पेपर में, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं, शायद बन जाए भाई। और कुछ, द डेडिकेशन इज फॉलोड बाय द आर्गुमेंट, prose paragraph that summarize the historical context poem which begins in medias res। ये क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास करें। ये जो आप देखें, ये जो बहस इसमें दिखाई जाती है, ये कहते हैं कि प्रोज पैराग्राफ में इस समरी को हिस्ट्री कंटेस्ट में समराइज की जाती है, जो एक मीडियास रेस में शुरू होती है। इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों, इसको जानना जरूरत नहीं। यह कविता जो है 1855 लाइन में लिखी गई है। इसमें टोटल जो लाइनें हैं रेप ऑफ लुक्रिस में कितनी है? 1855। आपसे पूछा जाए रेप ऑफ लुक्रिस में टोटल लाइन कितनी है? 1855 पूछ लिया जाता है, जीआईसी में पूछा गया है। कॉमेडी ऑफ एर्ट्स में कितनी लाइनें हैं पूछ लेता है, तो आप लाइनें भी याद रखेंगे, समझ गए। और आप देखें एक 265 स्टेंजा में इसको बांटा गया है। कितने स्टेंजा में बांटा गया है? 265 स्टेंजा में बांटा गया है। और 7 लाइन पर स्टेंजा में है। कितने लाइन है भाई? 7 लाइन पर स्टेंजा में है। और किसमें लिखा गया है? आयम्बिक पेंटामीटर। ये बहुत फेमस मतलब मीटर है, हर कोई इस मीटर का इस्तेमाल करता था एलिजाबेथन के समय में। आप देखें, जो आप क्रिस्टोफर मार्लो ने इसको, बेन जॉनसन ने बोला था ना, माइटी लाइन्स ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसा बोला था ना, ये इसी लाइन को बोला गया है। ये मीटर आप जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें 2-2 का जोड़ा होता है, 5 होता है। एक स्ट्रेस अनस्ट्रेस, एक स्ट्रेस अनस्ट्रेस, एक स्ट्रेस अनस्ट्रेस, एक स्ट्रेस अनस्ट्रेस, ऐसे 5 बनते हैं, 2 पंजे 10। वही बनता है आयम्बिक पेंटामीटर। आप जब पढ़ेंगे, इसकी राइम स्कीम क्या है? आपसे पूछा जाए रेप ऑफ लुक्रिस की राइम स्कीम क्या है, तो क्या है भाई? जल्दी से बताओ। ए बी बी सी सी, याद रखेंगे। इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी इसकी राइम स्कीम है। और इस ये जो लिखा गया है राइम रोयल के रूप में जाना जाता है। आपको पता है राइम रोयल क्या होती है? 7 लाइन की स्टेंजा को राइम रोयल कहते हैं ना। मैंने पढ़ाया नहीं? देखो 7 लाइन स्टेंजा, ये आया ना भाई, देखो। अरे भाई 7 लाइन वाले स्टेंजा को राइम रोयल ही कहा जाता है। और राइम रोयल की खोज किसने की थी? अरे भाई जेफरी चाउसन ने की थी, वही तो फेमस आदमी था। इस टर्म को कॉइन करने वाला व्यक्ति कौन है? जेफरी चाउसर, याद रखेंगे। और यही टर्म कौन इस्तेमाल किया है? शेक्सपियर ने अपने रेप ऑफ लुक्रिस में इस्तेमाल किया है, याद रखें। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि ये बताइए राइम रॉयल का इस्तेमाल किस पोयम में किए हैं शेक्सपियर ने? तो आप क्या बताएंगे? रेप ऑफ लुक्रिस बताएंगे। क्वेश्चन बन सकता है भाई, ये आपका फैक्ट बन गया ना, ये फैक्ट का क्वेश्चन बन गया, याद रखेंगे। और इसके पहले जॉफरी चाउसन ने प्रयोग किया है, देखो नाम लिखा है। इसके पहले किसने प्रयोग किया है? जॉफरी चाउसन ने। और जॉन मिल्टन ने भी प्रयोग किया है, और उसके बाद जॉन मैसफील्ड ने भी इसको प्रयोग किया है, याद रखेंगे इस बात को। अब लवर्स कंप्लेन की बात किया जाए, ये भी शेक्सपियर की लॉन्ग नरेटिव पोयम है। अगर आप चाहे लिख लो भाई, लिख लो भाई, लॉन्ग नरेटिव
पोयम, ये भी लॉन्ग नरेटिव पोयम है। किसकी भैया? लवर्स कंप्लेंट। लव लेवल लॉस्ट नहीं लवर्स कंप्लेंट। लोग इसको लव लेवल लॉस्ट समझ लेते हैं। अरे भाई ये लवर्स कंप्लेंट लिखा गया है, एक प्रेमी की शिकायत। ये जो है लॉन्ग नरेटिव पोएम है, बिल्कुल सही है। लेकिन लव लेवल लॉस्ट क्या है? एक कॉमेडी है। शेक्सपियर ने उसको प्ले में लिखा है। ये आपका पोएम है, वो क्या है? प्ले है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ बातें करते हैं। देखिए भैया, लवर्स कंप्लेंट क्या है? नरेटिव पोएम है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नरेटिव पोएम है, याद रखेंगे। लवर्स कंप्लेंट क्या है? विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नरेटिव पोएम है। अब आप ये देखें, इसको 1609 में एक भाग में पब्लिश किया गया था, याद रखें। सॉरी, तो अब इस बात को ध्यान दें, ये शेक्सपियर के सोनेट के साथ 1609 के कार्टो में के भाग में पब्लिश किया गया था। मतलब जब शेक्सपियर की सोनेट पब्लिश हो रही थी ना, वही में इसको भी पब्लिश किया गया था। ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है, याद रखेंगे। समझ गए? इस बात को याद रखा। इसको पब्लिश कराने वाला बंदे का नाम है थॉमस थॉर्प, याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, लवर्स कंप्लेंट किसने पब्लिश कराई थी? थॉमस थॉर्प ने। ये देख लो, तुम्हारे सामने हकीकत पेज लाया हूं दोस्तों, यही है वो, देख लो। ऐसे ही लिखी गई थी, ये शेक्सपियर ने लिखा है, देख लो तुम्हारे सामने हूबहू पन्ना में लाया हूं। ऐसे ही लिखे थे शेक्सपियर ने, इसको थॉमस थॉर्प ने पब्लिश कराया था। और ये लंबी चौड़ी कविता है, देख लो भाई। और भी पन्ने थे, मैं एक ही पन्ना लिया हूं, नहीं इसी का पूरा पीडीएफ भर जाता है। समझ गए? अब आगे लवर्स कंप्लेंट के बारे में और कुछ बातें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो भाई, लवर्स कंप्लेंट देखें तो कहीं ना कहीं एक फीमेल वॉइस्ड कंप्लेंट है, औरतों की एक क्या है? शिकायत है। अब किसके लिए भाई? प्रेमियों के लिए। अब किस बात की शिकायत है हम नहीं बताएंगे, पढ़ोगे कविता तभी जानोगे। हम केवल फैक्ट बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, समझ गए? जो क्वेश्चन आता है, जो लगातार कहीं ना कहीं सोनेट सीक्वेंस में अपेंडेड होती है। दूसरे एग्जांपल में देखिए, सैमुअल डायनल ने भी क्या लिखा है? कंप्लेंट टू रोजामुंड, रोजामुंड बोलते हैं, रोजामुंड, जो भी समझो तो कंप्लेंट टू रोजामुंड, ये सैमुअल डायनल ने भी वर्क लिखा है, लगभग ऐसे मिलता जुलता, शेक्सपियर का ना समझ लेना, याद रखें। जिसमें इन्होंने डायनल डीलिया भी लिखा है, डायनियल्स डीलिया, जो 1592 में आया। ये कहाँ के राइटर हैं आपको पता है? ये जो डैनियल हैं, आपको ये कभी पढ़े हैं आप इसको? सैमुअल डायनियल कहाँ के राइटर हैं, आपको याद है इस बात को? ये जो बाबू, ये नॉवलिस्ट हैं। आपको बताएं, ये बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट हैं। इन्होंने एक वर्क लिखा है, आप वो नाम बताएंगे? बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा। नाम बताइए, कौन सा नाम था? रॉबिन क्रूसो, याद रखिएगा। ये वही लिखे हैं। आज बता दे, द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, इन्हीं को कहा जाता है, याद रखेंगे। सैमुअल डायनल को ही कहा जाता है। ये वही बंदा है जिसने नॉवेल को बहुत ऊंचे स्तर पे ले गया। इसी के बाद रिचर्डसन आए, बहुत सारे आए, और हेनरी फील्डिंग आए। ये सब क्या है? इनके बाद आने वाले। लेकिन इसको नॉवेल को ऊपर ले जाने वाला बंदा कौन है? यही है, याद रखेंगे। ये शेक्सपियर को जब वो उस वर्क को पढ़ा था, इसने भी लिखा था क्या? कंप्लेंट टू रोजालिंड लिखा था। डायनियल डेलिया लिखा था 1592 में। थॉमस लॉज ने भी लिखा है कंप्लेंट टू एलेस्टार्ड। ये सब के सब वर्क किससे प्रभावित हैं? शेक्सपियर से प्रभावित हैं। शेक्सपियर को जब पढ़े थे ये लवर्स कंप्लेंट को, तो सब प्रभावित होकर के ये सब प्ले वर्क लिखे गए हैं, याद रखें। इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। अब आगे कुछ बातें हम बोलते हैं भाई। देखो भाई, फिलिस 1593, माइकल ड्रेटन ने भी लिखा है, क्या लिखा है? मैटिल्डा फेयर, इसको भी लिखा है। उसके बाद बहुत सारे वर्क आए हैं जो शेक्सपियर से प्रभावित हैं। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा जल्दी, जो पूछेगा मैं वही। अब वीनस और एडोनिस की बात किया जाए, ये भी शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा पोयम है, लॉन्ग नरेटिव में कंसीडर किया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट माना जाता है, याद रखेंगे। तो बताइए, वीनस और एडोनिस कैसी कविता है? नरेटिव पोयम है। तो आप अंदाजा लगाइए, शेक्सपियर की कुल टोटल कितनी नरेटिव पोयम है? 3 है, समझ गए? नाम पहला बताइए।
पहला है रेप ऑफ लुक्रीस, दूसरा है लवर्स कंप्लेन, तीसरा है वीनस और एडोनिस। ये तीनों क्या है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है। मैं बाबू इनकी समरी पढ़ाने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ, इनका फैक्ट बता रहा हूँ। समरी के लिए पढ़ाना पड़ेगा तो एक वीडियो स्पेशल एक पे ही बनेगा, हर एक पे नहीं। मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, याद रखना। वीनस और एडोनिस क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। इसको कब पब्लिश कराया गया था, जल्दी से बताओ। 1593 में इसको पब्लिश कराया गया था। और ये क्या है, लगभग माना जाता है शेक्सपियर के पहला पब्लिकेशन वर्क माना जाता है पोएम में, याद रखेंगे। ये देख लो हूबहू टाइटल, ऐसे शेक्सपियर ने लिखा था। ये आपके सामने टाइटल आया है, शेक्सपियर ने ऐसे ही पूरा बैंडेड लगाया था, थॉमस थॉर्प ने ऐसे बढ़िया से सजाया था और इसको तब पब्लिश कराया गया था। ये देख लीजिए, ये टाइटल है और ये यहाँ लिखा आ गया है लाइन, ये पब्लिश हुआ था। समझ गए? आगे चलते हैं दोस्तों। ये फर्स्ट फोटो का जब पहला पेज आता है उसी का ये है इमेज दिख रहा है आपको, याद रखना। अब आगे, यह पोएम क्या बताती है, वीनस की कहानी को बताती है। पहली याद रखिए, यह पोएम किसकी कहानी बताती है, वीनस की कहानी बताती है, जो प्यार की देवी थी। किसकी देवी थी, गॉडेस ऑफ लव, प्यार की देवी थी, याद रखिएगा। और अनरिक्वाइटेड लव, जिसको बहुत प्रेम, उसके अंदर बहुत प्रेम भरा हुआ था। एंड ऑफ हर अटेम्प्ट सेडक्शन ऑफ एडोनिस, जो एडोनिस को क्या करती हैं, सेडक्शन करने का प्रयास करती हैं। अब सेडक्शन क्या होता है, ए बाबू, जिसको उत्तेजित करना। जैसे मान लीजिए कोई महिला आपको गलत तरीके से देखे, आपको कुछ ऐसा चीज दिखा दे कि आप उत्तेजित हो जाएं, वो क्या होता है, वो क्या होता है बताइए, उसे बोलते हैं सेडक्शन। तो बताइए, ये जो वीनस की देवी हैं, एक बार पृथ्वी पे आती हैं, इनका ये विचारधारा था कि मैं एडोनिस को क्या करूंगी, इंप्रेस करूंगी। तो उन्होंने अपने सेक्सुअल की पावर, मतलब अपने लव की पावर इस पर इस्तेमाल करती हैं, किसमें, एडोनिस पे। एडोनिस पे बहुत सारे डोरा डालने का प्रयास करती हैं, लेकिन एडोनिस एक सिद्धांतिक पुरुष था, वो 1 रुपए का भी पिघलता नहीं है, याद रखेंगे। यही सब पोएम में है, फालतू फालतू बात, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये लगभग एक हैंडसम, एडोनिस कैसा आदमी था, एक हैंडसम यंग मैन था, याद रखेंगे आप, जो कहीं न कहीं शिकार करने के लिए निकला था। जंगल में क्या करने के लिए निकला था, शिकार करने के लिए। तो अब इसके बारे में आप पूरी पोएम पढ़ेंगे, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे, ये कविता कैसी है भाई, पेस्टोरल है, पेस्टोरल सोनेट है या पेस्टोरल पोएम है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए वीनस और एडोनिस कैसी कविता है, तो आप बताएंगे क्या, ये पेस्टोरल पोएम है। आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि मिल्टन ने एक वर्क लिखा है, कौन सा वर्क लिखा है आपको याद है, वो एडवर्ड। और आप वो क्या लिखा है, एडवर्ड, हाँ एडवर्ड ही लिखा है ना, एलजी, एडवर्ड एलजी लिखा है ना। तो बताइए वो कैसी पोएम है, वो पेस्टोरल एलजी है। कई बार क्वेश्चन बना है, वो कई बार बना है। तो ऐसे इसका भी क्वेश्चन बन सकता है भाई कि भाई वीनस और एडोनिस कैसी कविता है, पेस्टोरल पोएम है, समझ गए। अब ये सब फालतू बात है, आप पढ़ लीजिएगा। ये कैसी लिखी गई है, ये मेन बात है, मैं इसको बताऊंगा। ये जो है आयम्बिक पेंटामीटर में 6 लाइनों को स्टंजा में लिखी गई कविता है, याद रखेंगे। आयम्बिक पेंटामीटर में के 6 लाइनों में लिखी गई कविता है। राइमिंग स्कीम की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये पूछ सकता है, ए बी सी सी, 6 लाइन की बात हुई तो 6 ही आएगा ना भाई, 5 को आएगा। उसमें 7 हटी हुई 7 लाइन आई थी, 7 अल्फाबेट आए थे, तो इसमें देखो 6। तो अब इसको क्या माना जाता है, अब आगे देखें। यह वर्ष जो है शेक्सपियर ने पहली बार इसको प्रयोग किया था। देखो भाई मेरी बात सुनो, ये राइमिंग स्कीम जो है पहले प्रयोग नहीं की गई थी, याद रखना। पहले क्या हुई थी, राइम रोयल प्रयोग हुई थी। 7 लाइनें तो जॉफरी चौसर ने प्रयोग किया था, लेकिन 6 लाइनों का कोई स्टेंजा वाला कविता कोई लिखा नहीं था, तो ये शेक्सपियर ने पहली बार प्रयोग किया था, याद रखेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि भाई 6 लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई कविता कौन सी है, वो आप बताएंगे वीनस और एडोनिस, याद रखेंगे इस बात को। ये शेक्सपियर ने पहली बार यूज किया था। और याद रखिएगा, ये स्टेंजा जो है, किस इसको इस स्टेंजा या इस रूप को
और भी सारे पोयम ने इस्तेमाल किया था। पहला बंदा था एडमंड स्पेंसर, इसने भी इसको प्रयोग किया था, याद रखेंगे। और थॉमस लॉज ने भी इस स्टेंजा को प्रयोग किया था, उसने भी लगभग 199 स्टेंजास और 1194 लाइनों में कविताओं को लिखा है, याद रखेंगे। ओह शिट, यहां बात कुछ और थी। देखो यहां पूछा गया है, ये जो फॉर्म है बाबू, एडमंड स्पेंसर ने यूज किया है, थॉमस लॉज ने भी इस फॉर्म को यूज किया है 6 लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर में। लेकिन याद रखिएगा अब क्या पूछ रहा है कि भैया वीनस और एडोनिस कितने लाइनों में लिखी गई है, ये पूछा है। तो आप बताएंगे इनमें टोटल 199 स्टेंजा है और 1194 लाइन में लिखी गई कविता है। कौन? वीनस और एडोनिस, याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो है देखा जाए आमतौर में कार्टो पंपलेट के रूप में लगभग इसको पब्लिश किया गया था। तो पहले कार्टो ही चलता था, समझ रहे? पहले कैसे पब्लिश होते थे वर्क? कार्टो मतलब ऐसे पन्ने बाई पन्ने रहते हैं, कार्टो में ही पब्लिश किए जाते। प्ले हुआ, कुछ भी हो, कोई ये नहीं बाइंडिंग वाइंडिंग सिस्टम नहीं था उस समय, तो कार्टो में पब्लिश किए गए थे, याद रखेंगे। अब क्या है भाई, अब कुछ बचा है। ये शेक्सपियर ने फेरी कॉपी में इसको प्रयोग करने पे लगभग इसको पब्लिश कराया था। और इसको पब्लिश कराने वाला प्रिंटर कौन था? रिचर्ड फील्ड। इसको जो पब्लिश प्रिंटिंग करने वाला बंदा था उसका नाम क्या था? रिचर्ड फील्ड। ये भी पूछ सकता है, हम तो जान लो, समझ गए। बाकी अब बहुत सारे प्ले भी इसने पब्लिश कराए थे। अब क्या बताना है भाई? अब ये सब, हाँ एक चीज और बताना, यह कविता कहीं ना कहीं किसको डेडिकेट करती है? हेनरी व्राउथेस्ली थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये किसके दोस्त थे? शेक्सपियर के ही दोस्त थे। ये जो है आप वीनस और एडोनिस किसको डेडिकेट की गई है? ये इनको डेडिकेट की गई है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे हेनरी व्राउथेस्ली थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इनको ही डेडिकेट की गई है कविता, समझ गए। बाकी आपको सब मैंने बता ही दिया है। ओ तो आज दोस्तों रहते देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद पढ़ूंगा तो भाई हमारे दादाजी आ जाएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। आप कहोगे हमारे दादा नहीं, ये अंग्रेजी के दादा हैं कविता के। तो आज इतने पे रहने देते दोस्तों, कल पुनः आपसे मिलते हैं। लेकिन दो चीजें और पढ़ाना है, इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा नहीं सकता, इसमें शायद जोड़े नहीं होंगे इस कंटेंट में। मैं आपको कल बता दूंगा, शेक्सपियर का कुछ मैटर है मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास रहने देते हैं, कल पुनः मुलाकात दोस्तों करते हैं। नमस्ते, जय सिया राम, जय महाकाल।